एक पैर नहीं था, उसके सिर्फ एक ही पैर था। इसीलिए उसके भाई ने उसे सपोर्ट देकर पकड़ा हुआ था। लड़के ने कहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो भाई बहुत सारे पैसे कमाकर तुम्हारे लिए पैर ट्रांसप्लांट करवाएगा। लड़की को देख के लग रहा था कि वो बिल्कुल कार्टून की तरह दूसरा पैर बना सकती थी, मगर ऐसा नहीं था। वो शायद नहीं जानती थी कि दुनिया में और कई सारी चीजें थी जो बड़ी नहीं होती। भाई, लो मिठाई खाओ। रिमझिम ने अपना हाथ बढ़ाया, जिसके अंदर 2 मिठाई के पीस थे। उसने अपना सर ऊपर किया और शर्माते हुए हंसने लगी। थैंक यू। लड़के ने उसके हाथ से मिठाई ले ली और एक मिठाई का पीस लेकर अपनी बहन को खिला दिया और दूसरा पीस अपनी पॉकेट में रख लिया। उसने वो नहीं खाया और वो अपनी बहन के लिए उसे बचा रहा था। भाई, क्या तुम भी मम्मी की तरह जादू जानते हो? रिमझिम ने लड़के का हाथ खींचा और उससे अजीब तरह से पूछा। मम्मी मेरे लिए एक मिठाई की 2 मिठाई बना देती थी, एक मम्मी के लिए, दूसरी रिमझिम के लिए। लड़के को रिमझिम की बात समझ नहीं आई, मगर लड़की इस बात पे हंसने लगी। उसने अपना सर बार बार हिलाया। भाई सबसे अच्छा है, उसे भी मिठाई बनाना आता है। वो भी एक मिठाई से 2 कर देता है, एक खुद के लिए और एक मेरे लिए। बच्चों की इन बातों के बीच उनकी दुनिया, उनकी खुद की इमेजिनेशन और थॉट्स में गुम हो जाती थी। असल में वो काफी छोटे थे और ये नहीं समझते थे कि इस दुनिया में जादू और परियों जैसी कोई चीज नहीं होती। ये दुनिया काफी कॉम्प्लिकेटेड है और जितना वो सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा टफ है। उनका जादू के बारे में जो कुछ भी सोचना है वो तो अडल्ट का एक झूठ है। सारी जादू की कहानियां पूरी तरह झूठ हैं, मगर ये बच्चे पूरी तरह इन बातों को मानते थे, ठीक रिमझिम की तरह और उस एक पैर वाली लड़की की तरह। रिमझिम ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी पॉकेट से 2 टॉफी निकाली और लड़की के हाथ में रख दी। रिमझिम भाई को 2 और टॉफी देगी, जिससे भाई अपनी बहन के लिए और टॉफी बना सके। हाँ, लड़की ने ऊपर देखा। भाई भी गरिमा के लिए जितनी चाहे उतनी टॉफी बना देगा। लड़के ने उसके हाथ में रखी सारी टॉफी अपनी पॉकेट में रख ली। वो उसकी बहन के लिए थी। तभी डायरेक्टर वहां आए और उन्होंने उस लड़के का सर थपथपाया। इसका नाम लोकेश है और इसकी बहन का नाम गरिमा है। इन दोनों का अपने पेरेंट्स के साथ कार एक्सीडेंट हो गया था। इनके पेरेंट्स तो गुजर गए और इन दोनों को अकेला छोड़ गए। जबकि गरिमा के एक पैर में चोट लग गई। ये दोनों बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और बहुत मैच्योर हैं। इनके पिता एक टीचर थे जो आर्ट पढ़ाते थे और ये दोनों भी जब से छोटे से हैं तब से अपने पिता की वजह से आर्ट सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि दोनों बहुत आगे बढ़ेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नेहा वहां आई और लोकेश के सामने बैठ गई। ये बच्चा रिमझिम से बड़ा था और उसकी बहन रिमझिम से छोटी लग रही थी। तुम्हारी उम्र क्या है? उसने पूछा। हेलो आंटी, लोकेश ने पोलाइटली जवाब दिया। मैं 10 साल का हूँ, जबकि गरिमा 6 साल की है। नेहा ने लोकेश के सर को टच किया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी छोटी बहन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा था। ये काफी कम देखने को मिलता था कि दोनों अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर लग रहे थे। आंटी, क्या आप भी ड्रॉ करना सीखना चाहेंगी? मैं फ्यूचर में आपके लिए एक एग्जीबिशन भी लगाऊंगा। क्या आप ऐसा करना चाहेंगी? क्या मैं इससे पैसा कमा सकूंगा? लोकेश को सीखने से और एग्जीबिशन से कोई लेना देना नहीं था। वो बस इतना जानना चाहता था कि क्या वो इससे पैसे कमा सकता था। तुम पैसा कमाना चाहते हो? नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा लड़का पैसे कमाने के बारे में क्यों सोच रहा था। हालांकि नेहा को लगता था कि रिमझिम बहुत जल्दी मैच्योर हो गई थी, मगर उसे पैसा कमाने के बारे में कुछ नहीं पता था। वो सिर्फ इतना जानती थी कि पैसा किस लिए होता था और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती थी। हाँ, लोकेश ने गरिमा का हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर ने कहा है कि जब लोकेश के पास पैसे होंगे तो वो गरिमा का लेग ट्रांसप्लांट करवा सकेगा, जिससे फ्यूचर में वो अपने आप चल सकेगी। नेहा को ये सुन के बहुत बुरा लगा। वो गरिमा के सामने जाके बैठ गई। क्या गरिमा भी आंटी से ड्राइंग करना सीखना चाहती है? तुम चाहो तो अपने भाई के साथ फ्यूचर में इससे पैसे कमा सकती हो। सच में? गरिमा की आंखें चमक उठी। क्या मैं पैसे कमा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम पैसे कमा सकती हो। नेहा को विश्वास था कि अगर ये बच्चे फ्यूचर में किसी तरह की एग्जीबिशन लगाएंगे तो वो भी चैरिटी से जुड़ी होगी।
तब तक सारांश कुछ लोग ढूंढ सकता था जो इन बच्चों की पेंटिंग काफी पैसों में खरीद सकते थे। थैंक यू आंटी। गरिमा शर्मा कर मुस्कुराने लगी। उसकी स्माइल कभी कभी पुरानी वाली रिमझिम की तरह लगती थी। हालांकि रिमझिम अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो पहले से ज्यादा ब्रेव हो गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने एक कार्ड निकाला और लोकेश के हाथ पे रख दिया। ये एक नया कार्ड है जो आंटी ने बनाया है और मैंने इसे अभी तक यूज नहीं किया है। फ्यूचर में मैं मेरी सैलरी में से थोड़ा सा पैसा इसमें डिपॉजिट करूंगी। इससे गरिमा के पैर ठीक होने में मदद मिलेगी और उसे फिजियोथेरेपी भी मिल सकेगी। आंटी के पास ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। लोकेश की आंखों में आंसू आने लगे, मगर उसने उन्हें रोक लिया और कोई आवाज नहीं की। उसने अपनी बहन का हाथ जोर से पकड़ लिया। वो नेहा को अपनी पूरी लाइफ याद रखेगा। रिमझिम ने कुछ सोचा और फिर अपनी गुल्लक लोकेश के सामने रख दी। भाई, ये वो पैसा है जो रिमझिम ने बचाया है। तुम इसे अपनी बहन के इलाज के लिए यूज कर सकते हो। ऐसा कह के वो बैठ गई और गरिमा के कटे हुए पैर को देखने लगी। रिमझिम भी पहले बीमार थी। मम्मी ने कहा था कि दर्द नहीं होगा अगर मैं। ऐसा कहकर उसने अपनी पूरी ताकत से गरिमा के पैर पर ब्लो किया, मगर वो ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई दर्द था। चाहे वो कितनी भी बार ब्लो करती, उसे ठीक नहीं किया जा सकता था। गरिमा ने पहले ही अपना एक पैर खो दिया था। चलो चले बेबी, हमें और भी बच्चों से मिलना है। नेहा ने रिमझिम को गोद में उठाया और उसका हाथ पकड़ा। वो नहीं चाहती थी कि रिमझिम को वो कड़वा सच पता लगे। गरिमा का पैर दोबारा कभी नहीं आ सकता था। जहां तक लोकेश को कार्ड देने की बात थी, वो शायद किस्मत की बात थी। वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, मगर वो अपनी थोड़ी सी कमाई लोकेश को जरूर दे सकती थी। सिंह फैमिली को छोड़ने के 4 साल बाद भी किसी भी रिश्तेदार ने उनकी हेल्प नहीं की थी, और जिन लोगों ने उसकी मदद की थी वो सब स्ट्रेंजर्स थे जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उसे उम्मीद दी, उसकी मदद की और उसे रिमझिम को जीने का एक मौका दिया। उसे लगता था कि अच्छे लोग के साथ अच्छा होता है। लोकेश ने अपना सर नीचे किया और बैंक वाला कार्ड अपने हाथ में जोर से पकड़े रखा। उसके आंसू गिरने ही वाले थे। भाई, गरिमा ने अपने भाई की शर्ट को खींचा। मैं ठीक हूँ। उसने अपनी बहन की व्हीलचेयर में बैठने में हेल्प की और उसके बाद ठीक किए। भाई तुम्हें जरूर अच्छे से ठीक कराएगा, जिससे तुम चल सको और भाई की तरह भाग सको और एक नॉर्मल बच्ची बन सको। गरिमा खुश होकर स्माइल करने लगी और उसकी आंखें सूरज की तरह चमकने लगी। और फिर अचानक उसके फेस से स्माइल गायब हो गई। उसने लोकेश की शर्ट को जोर से पकड़ा और उसके पीछे छिप गई। लोकेश ज्यादा बड़ा नहीं था और ज्यादा चौड़ा नहीं था, मगर जब से वो यहाँ आए थे उसका भाई हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लोकेश पीछे मुड़ा और उसने कुछ लोगों को देखा। उसने अपने होंठ जोर से बंद कर लिए और अपनी बहन को बाकी दुनिया से बचाते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। वो जरूर अपनी बहन को प्रोटेक्ट करेगा। दिया का यहाँ आने का बिल्कुल भी मन नहीं था और वो यहाँ आने से पहले काफी देर तक रो रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि ग्रैनी तो रिमझिम से प्यार करती हैं और उसे नहीं। नीता की बात सुनने के बाद दिया को लगा कि ग्रैनी को उसकी जरूरत नहीं है। वो सिर्फ वहां आकर और बच्चों से मिलना चाहती थी। उसे इस जगह से नफरत थी। नीता के समझाने के बाद भी उसे यकीन नहीं हुआ और इसीलिए उसने नीता को जोर से पकड़ रखा था और उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। नीता के डायरेक्टर से बात करने के बाद ही उसे समझ में आया। ऐसा लगता था कि डैडी चाहते हैं कि वेलफेयर होम के बच्चे ड्रॉ करना सीखें, इसीलिए ग्रैनी उसे वहां लाई थी। ऐसा नहीं था कि वो उसे नहीं चाहते थे। वो पहले ही सिंह फैमिली की प्रिंसेस बन चुकी थी और ये कभी बदलने वाला नहीं था। दिया ने अपना सर ऊपर किया, क्योंकि उसने ग्रैनी की दी हुई ड्रेस पहनी हुई थी और उसकी बाकी एक्सेसरीज भी ग्रैनी ने उसे दिलाई थी। उसके पास तो एक वॉच भी थी। वहां के लोग तो छोड़ो, स्कूल के बच्चों के पास भी ये सब चीजें नहीं थी। उसके अंदर एक प्राउड वाली फीलिंग थी। वो ये सब तब तक करती रही जब तक उसने किसी जान पहचान वाले को देख नहीं लिया। गरिमा। दिया भाग कर आई और लोकेश और गरिमा के सामने खड़ी हो गई और अपना हाथ बढ़ाकर काफी रूडली कहा। लोकेश व्हील चेयर को पुश करके अपनी बहन को दूर ले जाना चाहता था। लोकेश,
मेरी ग्रैनी कहाँ है? मैं उन्हें तुम्हें देखने नहीं दूंगी। ये वेलफेयर होम मेरे डैडी का है। जितना दिया कहती गई उतना ही उसे खुशी मिलती गई। यहाँ की हर चीज उसके डैडी की थी। वो उस हैंडीकैप को देखना भी नहीं चाहती थी, और अगर दिया चाहती तो डैडी से कहकर उसे बाहर निकलवा देती। लोकेश ने कुछ नहीं कहा और अपनी बहन को पुश करता रहा। लोकेश, भूलना मत। दिया भाग कर आई और दोनों भाई बहन का रास्ता रोक लिया। तुमने पहले मेरी ग्रैनी के साथ जाने से मना कर दिया था, तो अब उन्हें ढूंढने मत आना। चिंता मत करो। लोकेश ने अपना हाथ अपनी बहन के सर पर रखा और उसे साफ किया। मेरी कोई ग्रैनी नहीं, मेरी तो सिर्फ एक बहन है। इस टाइम उसकी स्माइल में बचपना जरूर था, मगर उसके अंदर मजबूती भी थी। हाँ, पहले वो भी अडॉप्ट हो सकता था, मगर अब वो इस बात के लिए रिग्रेट नहीं करता था। अगर वो ग्रैनी उसके साथ उसकी बहन को भी ले जाती तो, अगर नहीं तो वो अपनी बहन के बड़े होने तक वेलफेयर होम में उसके साथ ही रहेगा। कोई नहीं जानता था, मगर नीता लोकेश को चाहती थी, ना कि दिया को। ऐसा इसीलिए क्योंकि लोकेश सारांश की तरह लगता था, इसीलिए वो उस जैसा बच्चा चाहती थी। मगर लोकेश ने अडॉप्ट होने से मना कर दिया। जिस फैमिली में वो जा रहा था वहां वो अपनी बहन को भी ले जाना चाहता था। असल में सिंह फैमिली के लिए किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि वो उसे अफोर्ड कर सकते थे। मगर गरिमा हैंडीकैप थी। चाहे जो भी हो, नीता एक हैंडीकैप बच्चे को अपनी ग्रैंड डॉटर नहीं बनाना चाहती थी। जब वो ऐसा सोच रही थी तभी दिया भाग कर नीता के पास आई और उसकी साड़ी खींच कर पूछा, ग्रैनी, क्या आप मुझे लेने आई हैं? वो वर्ड ग्रैनी सुनकर नीता ने अपना मन बदल लिया। चाहे दिया ने ये जानबूझकर किया था या नहीं, लेकिन वो पहले ही सिंह फैमिली की प्रिंसेस बन चुकी थी। लोकेश, जिसे नीता अडॉप्ट करना चाहती थी, वो अभी भी वेलफेयर होम में ही था। लगभग 1 साल हो गया था और वो वहीं थे। लोकेश की तरह दूसरे बच्चों को आसानी से नई फैमिली मिल जाती थी। वो दिखने में अच्छा था और उसके अंदर अच्छे मैनर थे, मगर उसने अपनी बहन को अकेले छोड़ने से मना कर दिया था। एक बार गरिमा को देखने के बाद कोई भी नीता की तरह लोकेश को लेने को तैयार नहीं होता। अगर वो एक हेल्दी बच्चे को ले सकते हैं तो फिर एक हैंडीकैप बच्चे को क्यों लें? ऐसा नहीं था कि उनका दिल अच्छा नहीं था, मगर उनके पास काफी चॉइस थी, तो इसीलिए लोग उन दोनों भाई बहन को अडॉप्ट नहीं करते थे। लोकेश और गरिमा को जाते देख दिया भाग कर नीता के पास आ गई और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। रिमझिम। नीता ने रिमझिम को खुशी से दूसरे बच्चों के साथ खेलते देखा और वो वहां जाकर अपनी ग्रैंड डॉटर को देखना चाहती थी, मगर दिया उसे जोर से खींच रही थी और उसे छोड़ नहीं रही थी। जब तक उसने दिया को समझाया और रिमझिम के पास जाना चाहा, तब तक रिमझिम वहां से गायब हो गई। नीता अपने साथ दिया को ले आई और उसे हर जगह ढूंढा, मगर वो फिर भी उसे नहीं मिली। किस्मत से वो डायरेक्टर से मिली और उनके साथ बातें करते करते वो रिमझिम को भूल गई। इसी बीच वेलफेयर होम के टॉयलेट में नेहा ने 2 नल खोले, एक अपने लिए, दूसरा रिमझिम के लिए। रिमझिम ने अपने हाथ अच्छे से धोए। रिमझिम ने अपनी हथेलियों को और साफ किया। वो तब तक अपने हाथ साफ कर रही थी जब तक उसके हाथ साफ नहीं हो गए। ऐसा करने के बाद नेहा ने बैग से टिश्यू पेपर निकाला और रिमझिम के हाथ साफ किए। थोड़ी देर बाद वो घर जा रहे थे। हालांकि नेहा ने कैलकुलेट नहीं किया था, मगर वो जानती थी कि उन्हें काफी अच्छी डोनेशन मिली थी और काफी बच्चे अडॉप्ट भी हुए थे। स्टूडियो 3 दिन बाद खुलने वाला था और वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं थी। स्टूडियो में गरीब बच्चों के अलावा वहाँ काफी ऑर्फन बच्चे भी थे जिनके पेरेंट्स नहीं थे। घर पहुंचकर रिमझिम ने नेहा को फॉलो किया। क्या हुआ? नेहा रुक गई और लगभग रिमझिम से टकरा गई। फिर उसने रिमझिम को आगे किया। ध्यान से रिमझिम ने अपना हाथ उठाया। मम्मी, क्या आप मुझे मेरी पॉकेट मनी दे सकती हैं? वो जानती थी कि उसकी मम्मी उसे हर नए साल पर पैसे देती थी। जब डैडी भी थे तब वो भी मम्मी को देते थे, मगर नया साल आने में अभी काफी टाइम था और वो वेट नहीं कर सकती थी। क्यों? नेहा ने रिमझिम को उठाया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखा। क्यों एक बच्ची जिसे आज तक पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, आज उसे पैसा चाहिए था? रिमझिम ने कहा, मम्मी, रिमझिम उस छोटी लड़की के इलाज के लिए पैसे देना चाहती है। रिमझिम पहले बीमार रह चुकी थी और वो इसका दर्द जानती थी। रिमझिम चाहती है कि वो ठीक हो जाए और उसे दर्द से राहत मिल जाए।
नेहा खुश थी कि उसकी बेटी वेल बिहेव मैच्योर लड़की थी। उसने अपनी पॉकेट से 1,000 रुपए निकाले और रिमझिम के हाथ पर रख दिए। ये लो, पहले इसे संभालो। अगली बार जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो तुम अपनी उस लड़की को दे सकती हो। थैंक यू मम्मी। रिमझिम ने पैसे लिए और भाग गई। उसने पैसे अपनी ड्रॉर में रखे, हालांकि वो नहीं जानती थी कि वो कितने थे, मगर वो थोड़े पैसे थे। नेहा ने एक लंबी सांस ली। असल में उसने डायरेक्टर से गरिमा की चोट के बारे में पूछा था। अभी पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। उसकी बॉडी दूसरे बच्चों से अलग थी। वो छोटी थी और उसकी हड्डियां दूसरे बच्चों से सॉफ्ट थीं। इसलिए अभी प्रोस्थेटिक्स फिट नहीं हो सकते थे। वो उसके बड़े होने का वेट ही कर सकते थे और तब ही उसे प्रोस्थेटिक्स फिट हो सकते थे। वो ज्यादा महंगे भी नहीं होते। उसे फील हुआ कि गरिमा के पास सिर्फ एक पैर था, मगर उस एक्सीडेंट से उसे सिर्फ चोट ही नहीं लगी थी, मगर उसका दिल भी तोड़ दिया था और उसे डरा दिया था। म्याऊं। वो बिल्ली अचानक आ गई और नेहा के पैरों को पकड़ लिया। नेहा ने उसे उठाकर सोफे पर बिठा दिया। वो कितनी भी डम और मोटी थी, पर ऐसे ही मर नहीं सकती थी। वो अभी भी नाखून बढ़ाकर लोगों को स्क्रैच कर सकती थी। उसने मिल्क पाउडर से दूध बनाया और बिस्किट के साथ बिल्ली को खाने को दिया। हालांकि वो बदमाश बिल्ली काफी आलसी थी, मगर वो कुछ भी खा लेती थी, खासकर दूध और बिस्किट। दूध और बिस्किट दोनों रिमझिम के लिए थे, तो ये एक अच्छी बात थी कि दोनों का टेस्ट एक जैसा था। खाने के बाद वो बिल्ली वापस अपनी जगह आ गई और अपनी हट में घुसने के बाद सो गई। इन दिनों नेहा चैरिटी के काम से इतनी बिजी थी कि वो कई दिनों से सारांश से नहीं मिली थी। वो इस इंसान के बारे में भूल चुकी थी, मगर जब वो खाना खा रहे थे तो वो आदत से मजबूर होकर सारांश के लिए भी एक एक्स्ट्रा बाउल लेकर आई। वो टेबल पर बैठकर उस बाउल को देखती रही और उसे देखकर उसके दिल में थोड़ी सी हलचल होने लगी। फिर उसने बाउल को वापस किचन में रख दिया और बाहर आकर रिमझिम के साथ खेलने लगी। मम्मी, क्या अंकल नहीं आएंगे? रिमझिम ने टेबल को पैर मारा और सारांश के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों में उदासी थी। अंकल को काम है। नेहा ने अपनी बेटी के मुंह से चावल साफ किया। जल्दी से खा लो, तुम्हारी बिल्ली भी खा चुकी है। ठीक है, रिमझिम म्याऊ म्याऊ से नहीं हारने वाली। रिमझिम ने पूरी ताकत से अपना सर हिलाया और फिर चावल खाने लगी। वो खुद से बात करने लगी। अंकल जरूर दिया के साथ खाना खा रहे होंगे, है ना? नेहा ने स्पून से अपना खाना खाया। क्या इस बच्ची को जलन हो रही थी, या शायद खून का रिश्ता इसे ही कहते थे? चाहे पहले जो कुछ भी हुआ था, खून के रिश्ते कभी बदले नहीं जा सकते थे। रिमझिम ने काफी लंबे टाइम से राकेश का जिक्र नहीं किया था और ना ही उसे डैडी बुलाया था। वो उसे अंकल कहती थी। असल में उसे एक खराब सी फीलिंग थी, जैसे उसकी बेटी को खरीद लिया गया था, मगर वो अपनी बेटी के फेस पर उदासी के एक्सप्रेशन नहीं देख सकती थी। तभी गेट की आवाज आई और नेहा हिल गई। जल्दी से वो उठी और रिमझिम को उठाया। विदेश में उसके घर में घुसने वाली बात अभी तक उसे परेशान करती थी। वो सोचने लगी कि रिमझिम को कहाँ छिपाऊं? क्लोजेट में, कैबिनेट में, या बालकनी? जब वो अपनी बेटी को छिपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी, तभी गेट खुल गया और जैसे उसके ऊपर किसी ने बाल्टी भर के पानी फेंक दिया था। उसके माथे से पसीना आने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक आदमी की आवाज सुनाई दी और उसके बाद उसके जूते बदलने की आवाज और सोफे पर कपड़े फेंकने वाली जानी पहचानी सी आवाज आई। नेहा ने पीछे मुड़ के देखा और उसने देखा कि सारांश ने पहले ही अपना कोट उतार दिया था और वो अपने आप किचन में खाना लेने चला गया। आखिर तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी कैसे आई और तुम्हें यहाँ अपनी मर्जी से आने की परमिशन किसने दी? नेहा, जो काफी डर गई थी, अचानक गुस्से से पागल हो गई। वो सोचने लगी कि आखिर कब से इस आदमी के पास उनके घर की चाबी थी। अच्छा, तुम इसकी बात कर रही हो? सारांश ने अपनी पॉकेट से चाबी निकाली और उसे टेबल पर रख दिया। मैंने ही इसे उठा लिया था। उठा लिया था? मगर कहाँ से? नेहा ने रिमझिम को नीचे उतारा और उन सारी कीज को एक साथ पकड़ लिया। जब उसने उन्हें टच किया तो उसे समझ में आया कि वो उसी की चाबी थी, मगर ऐसा लगता था जैसे कुछ दिन पहले वो खो गई थी और अब वो उसे मिल नहीं रही थी। शायद नेहा से वो खुद ही कहीं खो गई थी और सारांश को वो मिल गई थी। मगर अगर उसने उठा भी लिया तो भी वो किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकता। मैंने नॉक किया था, मगर तुमने नहीं खोला।
एक बार देखने से ही सारांश समझ गया था कि नेहा क्या सोच रही थी। इसीलिए उसने तुरंत जवाब दिया। असल में नेहा भी नहीं जानती थी कि उसने दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनी थी या नहीं। शायद वो खुद भी नशे में थी। उसे नहीं पता था कि उसने नहीं सुना था, या फिर सारांश ने उसके गेट पर नॉक ही नहीं किया था। और वैसे भी जिन चीजों के बारे में वो खुद क्लियर नहीं थी, उनके बारे में उसे दूसरों पर ही भरोसा करना पड़ता। मम्मी, रिमझिम खाना खाएगी। रिमझिम ने नेहा का हाथ खींचा। उसे अभी भी भूख लगी थी, मगर उसकी आंखों की चमक देखने लायक थी। वो सारांश को देखते ही खुश हो गई थी। नेहा ने सारांश की तरफ देखा, जो इस घर को अपने घर की तरह समझता था। वो सच में उसे बाहर निकालना चाहती थी, मगर वो रिमझिम को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। वैसे भी रिमझिम चाहती थी कि सारांश अंदर आए। उसने रिमझिम को उठाकर सीट पर बिठा दिया और उसके हाथ में एक बाउल और स्पून दे दिया, जिससे वो खुद खाना खा सके। फिर वो अच्छे से खाना खाकर बैठ गई। अंकल, क्या अब आप दिया के साथ बाहर नहीं जाओगे? रिमझिम ने अपने पैर हिलाए और सारांश से पूछा। सारांश ने कोई जवाब नहीं दिया। रिमझिम किसकी बात कर रही थी? उसने बहुत लंबे टाइम से किसी और का खाना नहीं खाया था और अब वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। और उसके अंदर किसी और के लिए एनर्जी नहीं बची थी। वो किसी के साथ खाना नहीं चाहता था। अगर कोई था भी तो वो नीता थी या दिया थी। सारांश ने अपनी आंखें ऊपर चढ़ाई और अपना हाथ बाहर निकालकर रिमझिम के सर पर रखा। वो रिमझिम को सच में गले लगाना चाहता था और उसे उम्मीद थी कि वो जल्दी से बड़ी नहीं होगी, जिससे कि वो उसके साथ और ज्यादा टाइम बिता सकेगा और कोई भी उसे उससे छीन कर नहीं ले जा पाएगा। रिमझिम ने अपना सर ऊपर किया। सारांश की मेमोरी में उसकी बेटी ऐसी ही थी। वो बड़े होकर जरूर अपनी माँ की तरह लगने वाली थी। अंकल, क्या आप दिया के साथ नहीं रहेंगे? रिमझिम को कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए वो पूछती चली गई। हाँ, ऐसा ही है, सारांश ने धीरे से कहा। अंकल अगली बार भी रिमझिम के साथ ही खाना खाएंगे। ओके, रिमझिम ने अपना सर हिलाया। तो फिर अंकल को रोज रिमझिम के साथ खाना खाना होगा और रिमझिम 2 बाउल चावल खाएगी। ओके? ओके, सारांश ने कहा। वो ये सब उससे भी ज्यादा चाहता था, मगर फिर उसने नेहा की तरफ देखा। बेबी, क्या तुम्हें इस बारे में अपनी माँ से नहीं पूछना चाहिए? अगर तुम्हारी माँ ने अंकल को आने नहीं दिया तो क्या होगा? मम्मी अंकल को आने देगी। रिमझिम ने जल्दी से अपनी साइड बदल ली। वो चेयर से नीचे उतरी और नेहा के पैरों से चिपक गई। मम्मी, अंकल को रिमझिम के साथ खाना खाने के लिए परमिशन देगी ना? अंकल दिया के पास नहीं जाएंगे और रिमझिम के पास ही रहेंगे। मम्मी, क्या आपको ऐसा लगता है? रिमझिम गारंटी देती है। उसने अपना चेस्ट पर हाथ रखा। मैं हर दिन चुपचाप अपना चावल खाऊंगी और परेशान नहीं करूंगी। ओके। नेहा की आंखों से उसकी असली थॉट नजर आ रही थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा।